वो मुमताज जी के लिए लाए हैं, एक जमाने में खिला नहीं सके, आज लेकर आए। वो मुमताज नसीम के लिए वही लाए हैं जो बरसात में छूट गया था। जरा 4-5 लोग ताली बजाइए तो मेरी हिम्मत शुरू हो हल्का हल्का। बहुत इतनी घबराहट हमको हो रही है, और भगवान कसम बहुत घबराहट हो रही। झूठ आज तक बोला नहीं है, और जब सामने राज्य मंत्री बैठे हो तो मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आज हमारे सीईओ साहब बैठे हैं, आईएएस अफसर हैं, पवन जी बैठे हुए हैं, बहुत बड़े व्यवसायी हैं, एसडीएम बैठी हुई है, बहुत कम उम्र की लोग बैठी हुई हैं। हमको अपने पिताजी की याद आ रही है, आज भगवान कसम पिताजी की याद आ रही है। पिताजी हमारे चाहते थे सिंह साहब कि मैं आईएएस बनूं, बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं, मुश्किल से 2 मिनट में आपके साथ जुड़ जाऊंगा। पिताजी चाहते थे मैं आईएएस बनूं। मैंने प्रीलिम्स एग्जाम दिया, मेरी मार्कशीट आई, लेकिन नंबर वहीं रह गए। 1 नंबर हमको नहीं मिला उसमें, नहीं भगवान कसम नहीं मिला। आप ताली बजा सकते हो चाहो तो हल्की हल्की, बस ज्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने पीसीएस का एग्जाम दिया, उसमें हमको -80 नंबर मिले। पिताजी ने कहा ये नाक कटवाएगा खानदान की, इसको घर से निकालो। अच्छा, मदर हमारे पक्ष में रहती थी, तो उन्होंने कहा कि अच्छा बोलता है, लोगों को कन्विंस कर लेता है, इससे कहो कि कोई डीलरशिप ले ले मारुति वगैरह की। नहीं भगवान कसम से। अच्छा, मैं मारुति की डीलरशिप लेने गया, साइकिल की भी नहीं मिली। अब पिताजी एकदम खूब आग बबूला। फिर मदर ने हमारा पक्ष लिया, बोली ठीक बोलता है, इसको एक और मौका दो। तो पिताजी ने कहा अच्छा तुम अच्छा बोलते हो, वकालत कर लो। बिल्कुल सच कह रहा हूँ, ब्रजभूमि में। तो मैंने LLB किया, मास्टर्स ऑफ लॉ किया, और 3 महीने कचहरी में बैठा रहा। एक आदमी चिट्ठी तक लिखवाने नहीं आया। नहीं सच कह रहा हूं, बिल्कुल सच, झूठ आज तक बोला ही नहीं है। तो पिताजी बिल्कुल फाइनली तैयार कि अब इसको निकाल ही देना है। हमारे टाइम के बाप लोग डायरेक्ट खुद नहीं आते थे, सिंह साहब अम्मा के थ्रू आते थे। मदर ने आके कहा तुम्हारे बाबू बहुत नाराज हैं बाबूजी, और कह रहे हैं कल से दिखाई न पड़ना, घर छोड़ दो, तुमने नाक कटवा दी खानदान की। फिर उनकी ममता जग उठी, बोले जाओ उनके पैर पकड़ लो, हो सकता माफ कर दें, आखिर बाप तो तुम्हारे ही हैं। तो हमने पिताजी के पैर पकड़ लिए। हमने कहा पिताजी हमको आप एक मौका दीजिए, मैं इन आईएएस अफसरों, इन पीसीएस अफसरों, इन व्यापारियों, इन वकीलों से ऊपर उठकर दिखाऊंगा। आज ऊपर खड़ा हूं, सब नीचे बैठे हुए, सब नीचे बैठे हुए। एक बार जरा यदि बहुत अच्छा लगा हो तो थोड़ी सी तालियां एक बार ऊर्जा बढ़ा दीजिए, बस कमाल है सर्वेश। अच्छा, हम लखनऊ के नाजुक मिजाज आदमी हौले हौले बोलते हैं। हमारे भैया की इतनी तगड़ी तेज आवाज है कि हम तो उनकी आवाजें में डर जाते हैं आधा। बहुत घबराहट हो रही है। आज इतने बढ़िया श्रोता मैंने आज तक नहीं देखे। डॉक्टर मीनाक्षी भी सामने बैठी, यहाँ की बड़ी डॉक्टर हैं, सक्सेना क्लिनिक चलाती हैं। बहुत घबराहट हो रही है। आदरणीय सिंह साहब, मैं आज अपनी स्थिति जंगल के बंदर की तरह महसूस कर रहा हूँ। क्या था, शेर जंगल का राजा था, जब देखो तब शेर राजा, जिधर नजर गई शेर ही राजा। जंगल वाले ऊब गए, बोले यार एक ही शासन है, एक ही सत्ता है, मोनोटोनी हो गई, बदलाव करो। बोले क्या बदलाव करें? बोले राजा बदलो। किसको राजा बनाया जाए? बोले जो खूब एक्टिव हो उसको राजा बनाओ। तो बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया, जैसे रघुवंशी जी को संचालक बना दिया गया। बंदर नहीं भगवान कसम से। तो बंदर जंगल के राजमहल में रहने लगा। 20-25 दिन बाद एक बकरी आई रोती हुई, बोली राजा साहब शेर ने हमारे बच्चे को पकड़ लिया है, आप चलो बचाओ चल के। बंदर बोला हाँ क्यों नहीं, चलते हैं बचाएंगे। बंदर पहुंचा, देखा शेर बच्चे को दबाए पेड़ के नीचे बैठा है। बंदर दौड़ा, लपक के पेड़ पे चढ़ गया, एक डाल से कूदा, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी। तो बकरी और जोर जोर से रोने लगी, बोली राजा साहब जल्दी बचाइए नहीं तो शेर हमारे बच्चे को खा जाएगा। अब बंदर का जवाब, हिंदुस्तान की राजनीति और ब्रजभूमि की तालियां तीनों एक साथ दिखाई पड़े, जल्दी बचाइए नहीं तो खा जाएगा। तो बंदर बोला देखो बकरी, तुम्हारा बच्चा बचे या न बचे, हमारी भागदौड़ में कोई कमी हो तो बताओ। तो हमारी भागदौड़ में कोई कमी नहीं है। अभी मुमताज नसीम जब मोहब्बत की बातें कर रही थी तो हेमंत उठ के मेरे बगल में आके बैठ गया। हमसे कह रहा दादा तुम नहीं मोहब्बत की लिख सकते हो क्या? हमने कहा क्यों नहीं लिख सकते हैं? बोले सुना सकते हो क्या? हमने कहा क्यों नहीं सुना सकते हैं। हाथ से कवि की मोहब्बत की 4 पंक्तियां सुनाता हूं, और जितने यूथ यहाँ बैठे हैं और जो भूतपूर्व यूथ बैठे हैं सब पूरा आनंद लें जी। सिंह साहब सुनाए। मैं अक्सर सोचता हूं
तुम मिलो कुछ बात हो जाए, थोड़ी वाह वाह करो हल्के हल्के, हाँ हल्का, हाँ ऐसे 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 सुना जाता है। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। कितना अच्छा सुनते हो आप लोग, लखनऊ ले चलेंगे मुशायरा सुनवाना। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं कि पंचर हो सभी टायर, वहीं पर रात हो जाए। अब सर इससे महंगा प्यार हम नहीं कर सकते। मेरी गाड़ी का एक पहिया लगभग 9,000 का आता है। 36,000 रुपए जब खर्च किए तब कहीं हुआ। तो जरा सी ताली बजाएं। मैं एक कविता बढ़िया सुनाता हूँ। मैं लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ आपकी राजधानी है, मथुरा राजधानी उत्तर प्रदेश की नहीं है, लखनऊ राजधानी है। लखनऊ में एक विधानसभा मार्ग है। विधानसभा मार्ग उस सड़क को कहते हैं, आदरणीय पवन भाई साहब आप लोग व्यंग से जुड़े रहिएगा। विधानसभा मार्ग उस सड़क को कहते हैं जिस पर विधानसभा बनी होती है। जिस सड़क पर विधानसभा नहीं होती उसको महात्मा गांधी मार्ग कहते हैं। क्या बात है, कितना अच्छा व्यंग सुनते हैं। तो वहां पर बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो जाती है। कभी कोई कवि मिल गया, कभी कोई अनिल जी जैसा पत्रकार मिल गया, कभी कोई आईएएस मिल गया। अभी जब लोकसभा इलेक्शन हो रहा था उसके 2 महीने पहले मैं वहां से गुजरा तो मुझे एक गिरगिट मिला। मैंने गिरगिट से बातचीत की। आप लोग गिरगिट तो जानते ही होंगे, हम लोग उसी की तरह होते हैं, बस शो नहीं करते हैं। तो हमने उस गिरगिट से बात की। लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर, लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर इधर से उधर और उधर से इधर और फिर इधर से उधर जा रहे गिरगिट नरेश से हमने पूछा। नरेश माने राजा, गिरगिटों का राजा। गिरगिट नरेश से हमने पूछा, गिरगिट जी बता सकते हैं अपने और नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? द कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन द टू। अपने और नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? गिरगिट बोला, अस्थाना जी किसी गिरगिट, अगर व्यंग बहुत अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छे से जुड़ जाइएगा। गिरगिट बोला, अस्थाना जी किसी गिरगिट की नेता से तुलना करना महापाप है, क्योंकि रंग बदलने के मामले में नेता गिरगिट का बाप है। थैंक यू सो मच। एक क्षण का और सुनाता हूँ। कभी आप सोचो कुछ हो कुछ जाता है। मैं मथुरा बहुत बार आ चुका हूँ और इतनी बार आ चुका हूँ बता नहीं सकता। मेरी बहन की ससुराल यहाँ है, गली रावलिया मंडी रामदास में। तो जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे लगता है कि अपनी बड़ी बहन कह रहा हूँ, वो 80 साल की हो रही हैं, यहाँ आने में बहुत अच्छा लगता है। तो 2 पंक्तियाँ आप लोगों के लिए इसलिए कहना चाहता हूँ कि मथुरा जब मैं आता हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ, भगवान कसम कह रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। थोड़ा जुड़े रहिएगा। क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। मंदिर, मस्जिद, गिरिजा, द्वारे चाहे जैसे हों, लोग जहां अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छे लोग जहां अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। लेकिन आज तो अद्भुत आज तो अद्भुत घटा। हमको गोवर्धन पैलेस में ठहराया। हम अपने भगवान कसम उसी में ठहराया, झूठ नहीं। हम अपनी गाड़ी से आए हैं लखनऊ से, हम और गजेंद्र प्रियांशु। हम लोग अपनी गाड़ी से, वो सेल्फी ले रहा है। जब ले लेना तो बता देना। जब खुद पढ़ता है तो सोचता है सब अटेंटिव देखें, और जब हम पढ़ रहे हैं तो सेल्फी ले रहा है हीरोइन के साथ। ये हमको फ्लॉप करना चाहता है, इसलिए आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हाँ, कमाल है। तो आज जब हम आए सिंह साहब, बिल्कुल अद्भुत घटा है आज। गोवर्धन पैलेस, अच्छा मैं उधर से आया, वृंदावन मोड़ पे उतरा, फिर उधर जिज्जी के यहाँ जाते हुए फिर आया। भांजे लोग घर पे थे नहीं तो चल दिए। अब हमको गोवर्धन पैलेस नहीं पता, गूगल डाला, वो काम नहीं कर रहा था। हमने कहा क्या करें, विष्णु सक्सेना जी को फोन किया। बोले सर्वेश मैंने गोवर्धन पैलेस कभी देखा नहीं है, तो कहीं और से पता कर। मैंने दिनेश रघुवंशी जी को फोन किया, बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, 4:15 बजे की। इन्होंने फोन किया, इनको फोन किया। बोले सर्वेश मेरी गाड़ी खराब हो गई, मैं खुद हाईवे पे खड़ा हूँ, मैं पहली बार गोवर्धन पैलेस जाऊंगा, तो तुम कुछ और करो। तो मैंने फिर
सीईओ साहब को फोन किया, एसबी सिंह साहब को, बिल्कुल सच्ची घटना, 4:15 बजे की। हमने कहा सर ये गोवर्धन पैलेस होटल कहाँ है? अब उन्होंने जो जवाब दिया है उस पर पूरा मथुरा ताली बजाए। हमने कहा सर ये गोवर्धन पैलेस होटल किधर है? बोले सर्वेश जी ऐसा करिए, किसी जिम्मेदार आदमी से पूछ लीजिए। ये सिंह साहब ने कहा अब मैं जिम्मेदार आदमी ढूंढने लगा। आदमी बहुत दिख रहे थे, जिम्मेदार कोई दिख ही नहीं। आए है आपने बीच में बोल दिया, मेरी आवाज दब गई। हाँ, तो कोई जिम्मेदार दिख ही नहीं रहा था। तब तक मेरी नजर पड़ी कि एक पुलिस के भाई खड़े हैं। हमने कहा ये तो जिम्मेदार होंगे भाई, हमारे यहाँ लखनऊ में चाहे जेब काटी जाए, चाहे चोरी हो, चाहे डकैती हो, चाहे छेड़खानी हो, सारी जिम्मेदारी इन्हीं पे होती है। मतलब ये लोग खुद नहीं करते हैं, नहीं भगवान कसम खुद नहीं करते हैं, जो लोग करते हैं ये उनके साथ करते हैं। तो पुलिस के भाई खड़े थे, बिल्कुल सच्ची घटना है अनिल चतुर्वेदी जी। हमने गाड़ी रुकवाई, शीशा नीचे किया। हमने कहा भाई साहब ये गोवर्धन पैलेस होटल किधर है? वो हमको देखते रहे और चल दिए। बोले किसी आदमी से पूछ लो। अब मेरी और हालत कराओगे कि पुलिस का भाई कह रहा है किसी आदमी से पूछ लो। क्या पुलिस आदमी नहीं होती क्या? तो हम आगे बढ़े, हमको आना बहुत जरूरी था, जल्दी से टाइम 6 बजे का था। तो आगे बढ़े तो जीप खड़ी थी, बिल्कुल सच्ची घटना, भगवान कसम सच्ची। जीप खड़ी थी, उसमें अफसर बैठे थे, बड़े अफसर थे। तो हम उतर के गए उनके पास। और आप लोगों से भी मैं कह रहा हूं, अगर किसी अफसर के पास जाएं तो उतर के जाएं, वरना वो आपकी उतार देगा। तो हम उतर के गए उनके पास। हमने कहा एक बार जो ताली बजाओ, जरूर ऐसे ऐसे, हाँ बस ठीक। हम गए उतर के उनके पास। हमने कहा सर ये गोवर्धन होटल किधर है, गोवर्धन पैलेस? भाभी जी बिल्कुल सच्ची घटना है। हमने कहा, बोले क्यों? हमने कहा हमको वहां जाना है। बोले क्यों? हमने कहा हमको वहां ठहरना है। बोले क्यों? हमने कहा आज ब्रजरज महोत्सव, उसमें कवि सम्मेलन है। बोले क्यों? मैं समझ गया ये बड़ा अफसर है। बड़े अफसर की परिभाषा बताता हूं, पूरा पांडाल तालियां बजाए मस्ती की। बड़ा अफसर वही होता है जिसको ये न पता हो हमारे शहर में कब क्यों और क्या हो रहा है। हाँ? बस अब जल्दी से कविता सुना दें। तो हम खैर आ गए। रास्ते पर हम सोचते रहे कि उस पुलिस के भाई ने ये क्यों कहा किसी आदमी से पूछ लो। क्या पुलिस आदमी नहीं होती? तो मैं रास्ते भर रिसर्च करता रहा कि आखिर उसने कहा क्यों। तो उसने कहा, हमने कहा रिसर्च कर ले, क्या कहा? तो बिल्कुल, वाह, सही बात है, सही बात है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा। यूं बहुत कुछ हूं मगर कुछ भी नहीं तेरे बगैर। शेर सुनो आप। यूं बहुत कुछ हूं मगर कुछ भी नहीं तेरे बगैर, जिस्म ज्यों बिन रूह के कुछ भी नहीं तेरे बगैर, और मैं कदे को देखकर उस्ताद चहके इस कदर, जाम चूमा कह पड़े कुछ भी नहीं तेरे बगैर। बहुत अच्छे। तो जाम चूमा कह पड़े कुछ भी नहीं तेरे बगैर। तो मैं वो कविता सुनाता हूँ, ये प्रसंग बाद में बता दूंगा जिस कविता के लिए मुझे आदेश हुआ। मैं पहले क्लीन शेव रहता था, हैंडसम तो आज भी हूं, तब ब्यूटीफुल टाइप का हैंडसम था। हम 10 भाई बहन हैं। पिताजी की समस्या ये कि 9 की शादी हो गई थी, मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। कोई ससुर आता ही नहीं था, कोई ससुर नहीं आता था। एक आया, हमको देखा, चल दिया। पिताजी ने कहा क्यों जा रहे हैं? बोला इससे कौन शादी करेगा, ये तो बच्चा। हमको बहुत बुरा लगा, हमने पूरी दाढ़ी रख ली। दूसरा आया, वो भी चल दिया। पिताजी ने कहा आप क्यों जा रहे हैं? बोले इससे कौन शादी करेगा, ये तो गुंडा है। तब मैंने मध्य मार्ग अपनाया। फिर भी कोई प्रपोजल नहीं आया। एक दिन लखनऊ में कवि सम्मेलन था, दिनेश रघुवंशी जी, विष्णु जी आमंत्रित थे। ड्राइंग रूम में बैठे, पिताजी मुंह लटकाए बैठे। विष्णु भैया कम बोलते हैं तो वो चुपचाप बैठे रहे। दिनेश रघुवंशी जी चूंकि संचालन भी करते हैं, तो उन्होंने कहा ताऊ जी आप इतना दुखी क्यों है? बिल्कुल सच्ची घटना। पिताजी बोले किसी तरह सर्वेश की भी शादी हो जाती तो हम गंगा नहा लेते। अच्छा, हमारे यहाँ कोई अच्छा या बुरा काम जब कंप्लीट होता है तो गंगा नहाई जाती है। हम ये नहीं समझ पा रहे थे मथुरा के अच्छे लोगों कि पिताजी मेरी शादी को अच्छा काम समझ रहे हैं कि बुरा काम समझ रहे हैं।
तो दिनेश रघुवंशी ने कहा कि इसका एक मैट्रिमोनियल विज्ञापन निकलवा दो, वैवाहिक विज्ञापन, हो सकता कोई पार्टी फंस जाए। तो मेरा मैट्रिमोनियल विज्ञापन निकलवाया गया। उसमें मेरी उम्र 28 साल छपनी चाहिए थी, लेकिन वो गलती से 82 साल छप गई। अब हम निश्चिंत हो गए कि हमारी शादी नहीं हो पाएगी, कुंवारा ही रहना पड़ेगा। चूंकि अटल जी के शहर लखनऊ का हूं, इसलिए हो सकता है भारत का प्रधानमंत्री भी बनना पड़ जाए। लेकिन मेरे लिए प्रपोजल्स आए, अब मुस्कुराना, प्रपोजल्स आए 70 साल वाली का, 75 साल वाली का, 78 साल वाली का। तो हमने अपने पिताजी की तरफ देखा, उनकी उम्र 80 साल थी। हमने मन ही मन उनसे पूछा, पिताजी ये विज्ञापन आपने मेरे लिए निकलवाया कि अपने लिए निकलवाया है? उसी से कविता तैयार हुई थी, जीवन की अच्छी कविता। एक बार ताली बजाइए, मैं 5 मिनट अपना पाठ समाप्त करता हूं। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी, निविदा को टेंडर नोटिस भी कहते हैं। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी, अपने अपने जोर आजमाने लगी। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी, अपने अपने जोर आजमाने लगी। एक में था माल कितना पुराना है, जो खरीदते हैं उसकी जानकारी ले सकते हैं। मुस्कान को ठाका ठाकर तालियों में बोलिएगा। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी, अपने अपने जोर आजमाने लगी। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है, वेयर इट इज एज इट इज। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है। अब इस पे थोड़ी तालियां, चौथे पे ज्यादा तालियां। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और चौथा जानना चाह रहा था क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन है। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। अच्छा खासा नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है। इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। अब मैं आप लोगों का आमंत्रण करता हूं कि अब असली कविता शुरू होती, अब जोड़ना। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप? सिंह साहब सुनिएगा, बहुत अच्छी कविता। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। बहुत अच्छी कविता है सर। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। बहुत ही शानदार। आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा। जुड़ जाना पंक्तियां अगर आप तक पहुंच जाएं। हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूं कि अपना घर द्वार बेचकर कम से कम 1-2 साल के लिए किराए पर अवश्य ले। कमाल है भैया, बहुत ही शानदार। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, आप मुझे हताश मत कीजिएगा। इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। भले 1-2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा। बहुत ही शानदार, बहुत अच्छे। भले 1-2 साल के लिए ही सही, पर भैया। एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा, और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी। अगर आपको विसंगति नजर आए तो मुझे बताइएगा अपनी तालियों से। और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी, और आपका इशारा पाते ही किसी न किसी वजह से मर जाएगी। और आपका इशारा पाते ही किसी न किसी वजह से मर जाएगी।
तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा, तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा, क्योंकि दहेज के मौसम में, अब इन पंक्तियों से अगर आप सहमत हो ना तो पीछे तक पता चले कि आप सहमत हैं, क्योंकि दहेज के मौसम में आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटों को किराए पर उठाने लगे हैं। बहुत बहुत सर्वेश भाई, धन्यवाद। माँ बहुत बाप ही अपने विवाह योग्य बेटों को किराए पर उठाने लगे हैं और गरीब माँ बाप की बेटियां इसी तरह अपनी गरीबी का प्रायश्चित करती रहती हैं। इसीलिए तो शादी के बाद बहुत जल्द किसी न किसी वजह से मरती रहती हैं। तो भाइयों बहनों, अब अंतिम दो पंक्तियां और आपकी तालियां, मेरी विदाई। तो भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता स्माइल मैन दिख रहा हूं, मुझे सब स्माइल मैन कहते हैं, मस्त रहता हूं। तो भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता स्माइल मैन दिख रहा हूं, असलियत ये है कि मैं एक दहेज लोभी बाप का बेटा हूं और हर साल किराए पर बिक रहा हूं, हर साल किराए पर बिक रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका।